प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। बच्चों, आज मैं आपको हॉब्स के बारे में, थॉमस हॉब्स के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा, क्योंकि राज्य सरकार के ऐसे ही आदेश हैं कि इस कोविड महामारी के दौर में आपको घर बैठे ही परीक्षा संबंधी या कंपटीशन संबंधी ई लेक्चर्स यानी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए। इसी कड़ी में इससे पहले हम पढ़ चुके थे मैकियावेली, और मैकियावेली के बाद आज हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स कहता है कि तलवार के माध्यम से समझौते मात्र शब्द होते हैं और उनमें व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति नहीं होती। यानी तलवार यानी बाध्यकारी शक्ति के बगैर समझौते एक प्रकार के शब्द मात्र होते हैं और उनमें व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी नहीं होती। तो ऐसे विचार हॉब्स के हैं और वह यानी बाध्यकारी शक्ति द्वारा ही मनुष्य को कंट्रोल कर सकता है या समझौते को लागू कर सकता है। तो इसी कड़ी में हम उसका आज थोड़ा सा सामान्य सा परिचय का अध्ययन करेंगे। थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में मेलमेसबरी नामक स्थान में सन 1588 में हुआ, जो इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का वर्ष था। यानी हॉब्स का जन्म उस समय हुआ जब इंग्लैंड पर स्पेन का भीषण आक्रमण हुआ, यानी आर्मेटा का युद्ध हुआ था उस समय। तो आर्मेटा के युद्ध में इंग्लैंड में सर्वत्र भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा था और उस दौरान में ही हॉब्स का जन्म हुआ और ऐसे माहौल में ही उसमें यानी भयभीत वातावरण में उसका जन्म हुआ। और हॉब्स ने अपने इस एक कथन में ये भी कहा है कि आर्मेडा के वर्ष में उनकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक तो उसे और दूसरे भाई को। यानी उसकी माँ ने, हॉब्स का खुद का कहना है कि उसकी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, यानी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक तो भाई को और एक उसको खुद को। तो इस तरह से देखते हैं कि भय का वातावरण उस समय व्याप्त था। हॉब्स की प्रारंभिक शिक्षा मेलमेसबरी में तथा उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। शिक्षा की समाप्ति के बाद वह ब्रिटेन के एक प्रभावशाली व कुलीन कैवेंडिश परिवार के बच्चों का शिक्षक बन गया। इस परिवार ने हॉब्स को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कराई, अर्थात उसको यूरोप में घूमने का मौका प्रदान किया। यूरोप में जाकर उसने देखा, वहाँ के विभिन्न वैज्ञानिकों और विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आया, उनसे मिला और उनसे उस क्षेत्र के यानी उस महाद्वीप में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हुई। सन 1639 में ब्रिटेन में राजा एवं संसद के बीच संबंध बहुत उग्र एवं तनावपूर्ण हो गए थे और गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। शीघ्र ही दीर्घ संसद जो होती है इंग्लैंड में, उसके प्रभाव में वृद्धि हुई और उसके समर्थकों ने राजतंत्र के कई समर्थकों को दंडित किया। गृह युद्ध की अराजकता से दुखी होकर हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका नाम था लेवियाथन, और इस लेवियाथन में उसने विश्लेषण में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जो तत्कालीन फ्रांस में भी मौजूद था। किंतु उसने अपने ग्रंथ में रोमन चर्च पर गंभीर आरोप लगाए और उसके परिणाम स्वरूप हॉब्स विवादास्पद बन गया और उसे पुनः अपना जीवन खतरे में दिखने लगा। अब उसने फ्रांस में भागकर पुनः इंग्लैंड की शपथ ली। वह राजतंत्र विरोधी गणतंत्र था। अब उसने इस राजतंत्र की राज्य परिषद यानी से इंग्लैंड में निवास की आज्ञा चाही। राज्य परिषद
ने हॉब्स को उसकी समस्त राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाते हुए शर्त के साथ उसको इंग्लैंड में रहने की इजाज़त दे दी। तो कुल मिलाकर इस तरह से उसका जीवन अस्त व्यस्त ही रहा, लेकिन आखिर के उसके जीवन के कुछ सालों में उसको अच्छा व्यतीत हुआ। कैसे? कॉमनवेल्थ की मृत्यु के बाद गणतंत्र का भी पतन हो गया और 1660 में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। चार्ल्स द्वितीय को राजपद का स्थापित किया गया, जो अतीत में फ्रांस में एक निर्वासित युवराज के रूप में जीवन जी रहा था और वह हॉब्स का मित्र था। अब संपूर्ण राजनीतिक स्थिति हॉब्स के अनुकूल थी। चार्ल्स द्वितीय ने उसका बहुत आदर किया और उसके लिए 200 पाउंड की वार्षिक पेंशन भी जारी कर दी। वह 91 वर्ष की आयु में 1679 में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हॉब्स ने अन्य से भी जन्म से ही राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता व अराजकता का दौर देखा था और इस परिदृश्य का भी उसके चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह इस अर्थ में भाग्यशाली था कि उसके जीवन के अंतिम वर्ष उस राजनीतिक अस्थिरता की छाया में कटे जिसकी उसने आकांक्षा की थी। तो इस तरह से ये उसका हॉब्स का जीवन मतलब सारी ज़िंदगी उथल पुथल की ही में रहा, कभी उतार कभी चढ़ाव। अंत में उसको जाकर थोड़ा सुकून मिला और 1679 में जब उसकी मृत्यु हुई तब तक वह अच्छे यानी राजनीतिक अस्थिरता की ये दौर से ऊपर जा चुका था। तो इस तरह उसका ये जीवन बीता। अब हम बच्चे देखें, हम उसकी कुछ किताबें यानी रचनाएं जो थी, उसने लेवियाथन तो लिखा ही, उसके अलावा उसने डी सीवे या सामरिक, दूसरा लेवियाथन, फिर डी कारपोरे पॉलिटिको, डी डोमिनी द डायलॉग ऑफ द सिविल मोर्स एलिमेंट्स रुचि लॉ। तो इस तरह से उसने कुछ ग्रंथ लिखे अच्छे थे, जिसमें से लेवियाथन जो ग्रंथ था वह ही काफ़ी प्रसिद्धि यानी लेवियाथन के कारण ही हॉब्स को काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।